नमस्कार, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी भी इसको बोला जाता है। इसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर मैं आज आया हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो डाल दी है। स्टूडेंट्स के कमेंट में बार बार बोलने पर, श्रीमान राजेश जी के बार बार बोलने पर मैंने ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे भी आपको इंग्लिश मीडियम में वीडियोस मिलते रहें। जिसका सबसे पहला कमेंट होगा उसको मैं अगली वीडियो में ऐड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ डिस्कवर्ड सेल? हु इज़ डिस्कवर्ड सेल? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर देखिए, इसने पूछा हु इज़ डिस्कवर्ड सेल या कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? जो डेड सेल थी सबसे पहले उसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने वो सबसे पहले डेड सेल को किया था। और अगर सबसे पहले लिविंग सेल की बात की जाए तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चलिए एक बार इसको वापस से समझते हैं। रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, यानी कि 1665 में। किस में की थी? जो बोतल का कॉर्क आता है, यहाँ पर इस इमेज में शो हो रहा है, ये बोतल है, इसके ऊपर जो लकड़ी का एक कॉर्क लगा हुआ है उसमें सेल्स थी। वो सेल्स क्या थी? डेड सेल्स थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज डिस्कवर्ड सेल, तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज डिस्कवर्ड डेड सेल, तो भी इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हु गेव द थ्योरी ऑफ सेल? हु गेव द थ्योरी ऑफ सेल? तो जो सेल थ्योरी थी वो किन किन साइंटिस्ट ने दी थी? चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए नाल एंड रस्का, ऑप्शन बी वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी स्वान एंड स्लीडन और ऑप्शन डी हुक एंड ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वान एंड स्लीडन। स्वान एंड स्लीडन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ सेल। चलिए अब थ्योरी ऑफ सेल या सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सेल थ्योरी थी उसमें मेन दो ही पॉइंट्स थे। सबसे पहला तो ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय सेल, यानी कि सभी जीव हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। एंड दूसरा था कि सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेल है वो बॉडी की फंक्शनल यूनिट है। तो ये थी सेल थ्योरी और इसको सबसे पहले दिया था स्वान एंड स्लीडन नामक दो साइंटिस्ट ने। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द सेल इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? मेजॉरिटी ऑफ द सेल इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? इसका मतलब है कि जो कोशिका है या सेल है उसका जो अधिकांश भाग बना होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी फैट। तो जो सेल बनी होती है वो 80% किसकी बनी होती है? वाटर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वाटर की बनी होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? इसमें आ जाएगा वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? यानी जो लाइफ है उसका फिजिकल बेस क्या है, यानी किस आधार पर लाइफ चल रही है? तो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर एक सेल की पिक्चर शो हो रही है। इसमें बीच में दिया हुआ है सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास सेल ऑर्गन्स दिए हुए हैं। ये सेल ऑर्गन्स एक लिक्विड में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को ही क्या बोला गया है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला गया है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। एक बार फिर से समझा देता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जो सेल होती है, सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है अदर सेल ऑर्गन्स एंड सेमी लिक्विड। ये दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप?
हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए नाल एंड रस्का, ऑप्शन बी स्वान एंड स्लीडेन, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक और ऑप्शन डी हुक एंड ब्राउन। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किसने किया था? उसको इन्वेंट किया था नाल एंड रस्का नामक दो साइंटिस्ट थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये दोनों स्टूडेंट पढ़ते थे और इनमें से एक तो था फिजिसिस्ट और एक था मैथमेटिशियन। इन दोनों ने ही मिलकर किसको डेवलप किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। ये यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसमें नीचे एक छोटा सा चेंबर दिया गया है। इस चेंबर के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है उसको रखा जाता है। फिर उसको यहाँ पर छोटे छोटे दो लेंसेज दिख रहे होंगे, इससे इसको सेट किया जाता है। फिर इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो इस कंप्यूटर पे शो होता है और इसी बेसिस पर इसमें जो बारीकियाँ जो छोटी चीज़ें हैं उसको देखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? हु गेव डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? अब डबल हेलिक्स मॉडल को समझा देता हूँ पहले। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कहाँ पर होता है? डीएनए होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जीन्स। उनके ऊपर क्या लगे होते हैं? उनके ऊपर लगे होते हैं डीएनए। तो ये जो डीएनए होता है ये डीएनए डबल हेलिक्स होता है, यानी कि एक द्विकुंडलित संरचना में होता है। और इसका जो मॉडल दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था? ऑप्शन ए नाल एंड रस्का, ऑप्शन बी स्वान एंड स्लीडेन, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक और ऑप्शन डी हुक एंड ब्राउन। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वो सबसे पहले दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब इसमें 4 वो जुड़े होते हैं। एडेनिन जुड़ी होती है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, और जो थाइमिन होती है वो जुड़ी होती है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से। तो एडेनिन किससे जुड़ी होती है? एडेनिन जुड़ी होती है थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ी होती है ग्वानिन से। ये पायरिमिडीन क्षारक होते हैं, इनसे ये जुड़ी होती है। और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है, बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, या जो डीएनए के जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो किन से जुड़े होते हैं? किन से जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए जो होता है उसका मॉडल होता है डबल हेलिक्स, और आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुसाइडल बेग ऑफ सेल इज, यानी कि जो कोशिका या सेल होती है उसका सुसाइडल बेग कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ऑप्शन है वोकल्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को क्यों बोला जाता है? सुसाइडल बेग उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिकल 24 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। 24 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जब सेल में आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, उसको पचाने के काम आते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, इन एंजाइम्स की जो मात्रा या क्वांटिटी होती है वो लाइसोसोम के अंदर ज़्यादा हो जाती है और लाइसोसोम खुद भी फट जाता है। और जब वो फटता है तो वो आसपास की जो सेल्स होती है उसको भी क्या कर देता है? उसको भी वो मार देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बेग कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो लाइसोसोम होता है उसमें 24 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने के काम आते हैं। परंतु कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनकी क्वांटिटी लाइसोसोम के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में लाइसोसोम खुद फट जाता है और फटने के साथ साथ जो आसपास की सेल्स होती है उसको भी क्या कर देता है? उसको भी डेड कर देता है या मार देता है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बेग कहा जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल? व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल? यानी कि जो कोशिका है या सेल है उसका पावर हाउस यानी शक्ति गृह किसे कहा जाता है, या जो सेल है उसको पावर कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन है वॉक्यूल, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन। अब इसकी संरचना ऐसी होती है, ये इससे शेप में रहता है और सेल के अंदर रहता है। और इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेल के अंदर रेस्पायरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है, श्वसन की क्रिया करता है। और उस रेस्पायरेशन के दौरान ये क्या बनाता है? ये बनाता है एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और इसी ऊर्जा को जो फॉर्मेशन प्रेस होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कि अगर किसी सेल में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहाँ पर होगा? वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर जो एटीपी फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। या पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि एटीपी बनता है और एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो सेल को क्या करती है? पावर देती है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच एटीपी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड? यानी कि कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है जब ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण रूप से टूट जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 22 एटीपी, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 एटीपी। 38 एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो कितने एटीपी के बराबर होता है? वो बराबर होता है 38 एटीपी के बराबर होता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए। एटीपी की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में, पीछे एग्जाम में पूछी गई है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी के बराबर होता है? 38 एटीपी के बराबर होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ? यानी कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए प्लस आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए प्लस फैट और ऑप्शन डी आरएनए प्लस कैल्शियम। तो जो क्रोमोजोम्स बने होते हैं वो बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस में डीएनए कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक पर होता है। कहाँ पर होता है? केंद्रक पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम? यानी क्रोमोजोम की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम की जो खोज की थी वो खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वॉन वोल्डेयर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है कार्ल विल्हेल्म वॉन नेगिली और ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कार्ल विल्हेल्म वॉन नेगिली। ये थोड़ा लंबा नाम है लेकिन आप आसानी से इसको डिटेक्ट कर पाओगे, एग्जाम में भी पहचान पाओगे इसको। तो कार्ल विल्हेल्म वॉन नेगिली ने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था? क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था। अब क्वेश्चन आज से अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले क्रोमोजोम टर्म किसने दी, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉन वोल्डेयर। उसका आंसर हो जाएगा वॉन वोल्डेयर। अगर डिस्कवर्ड की बात की जाए तो कार्ल विल्हेल्म वॉन नेगिली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम? यानी कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? अब देखिए ये पूरी एक सेल की पिक्चर है। इसके अंदर बीच में ये जो दिया गया है ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं राइबोसोम्स। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम्स कहलाते हैं, जिसको और बोला जाता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ ए सेल क्या होती हैं? राइबोसोम होती हैं। तो हु डिस्कवर्ड राइबोसोम? राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वोल्डेयर, ऑप्शन सी विलियम वॉन नेगिली, ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी जॉर्ज पेलेडे। तो इसको क्या बोला जाता है?
डिस्कवर्ड किसने किया था? जॉर्ज पेलेडे ने। और इस राइबोसोम का एक दूसरा और नाम है पेलेडे पार्टिकल्स। यानी जब जॉर्ज पेलेडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उस समय इसको नाम दिया था पेलेडे पार्टिकल्स। क्या नाम दिया था? पेलेडे पार्टिकल्स नाम दिया था। फिर इसके बाद में इसको नाम चेंज कर दिया और क्या नाम कर दिया? राइबोसोम कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवर्ड किसने किया था, तो जॉर्ज पेलेडे ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और ये भी पूछ लिया जाए कि पेलेडे पार्टिकल क्या है, तो राइबोसोम ही क्या है? पेलेडे पार्टिकल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which is the smallest cell of human body? Which is the smallest cell of human body? यानी कि जो मनुष्य का शरीर है उसकी सबसे छोटी सेल कौन सी है? ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी RBC और ऑप्शन डी ओवम आएगा यहाँ पर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? स्पर्म होती है। यानी कि जो मनुष्य का शुक्राणु होता है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मनुष्य के जो शुक्राणु होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और उसको स्पर्म बोला जाता है। वो क्या होता है? मनुष्य की बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी RBC और ऑप्शन डी ओवम। तो ओवम क्या है? लार्जेस्ट सेल है या बिगेस्ट सेल बोला जाता है। तो सबसे बड़ा सेल तो है ओवम और सबसे छोटा क्या है? स्पर्म। स्पर्म तो होता है शुक्राणु और ओवम होता है अंडाणु। स्पर्म पाया जाता है लड़के के शरीर में या मानव उसके लड़के के शरीर में पाया जाता है और ये ओवम पाया जाता है औरत के शरीर में। इसको बोला जाता है अंडाणु और इसको बोला जाता है शुक्राणु। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे पहले जो मैंने सेल बताई थी वो सबसे छोटी सेल बताई थी, फिर उसके बाद में मैंने जो सेल बताई थी वो सबसे बड़ी सेल बताई थी। अब जो मैं सेल बता रहा हूँ वो सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी सेल बता रहा हूँ। तो जो सबसे लंबी सेल होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी नर्व सेल और ऑप्शन डी ओवम। तो जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये सबसे लंबी होती है। इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है? वो होता है अंगों को सूचना प्रदान करना और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का। तो जो नर्व सेल होती है उसका मेन क्या वर्क होता है? संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना और अंगों को सूचना देने का काम कौन करता है? नर्व सेल करता है। तो इसका लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? नर्व सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब पूछा गया लार्जेस्ट सेल इज, यानी कि इस यूनिवर्स में सबसे जो बड़ी सेल है वो कौन सी है? ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन सी नर्व सेल और ऑप्शन डी डायनासोर एग। तो जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? वो है ऑस्ट्रिच एग। देखिए ये इतना बड़ा अंडा होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है उससे ये लगभग उससे 20 गुना बड़ा होता है, उससे 20 गुना बड़ा होता है और इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर, लगभग 1.5 किलोग्राम या 1 किलो 1500 ग्राम के समथिंग इसका वजन होता है। और ये विश्व की या दुनिया की या यूनिवर्स की ही मान लो आप लार्जेस्ट सेल है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका या सबसे बड़ा सेल है। तो ऑस्ट्रिच एग क्या है? सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव कलर टू द फ्रूट एंड सीड्स, इसमें वेजिटेबल्स भी आ सकता है। तो जो प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव कलर टू द फ्रूट एंड सीड्स यानी कि सब्जियों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? कोशिका का ऐसा कौन सा पार्ट होता है या सेल का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स को अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करवाता है? तो ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी बायोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ऐसी संरचना पाई जाती है ये सेल के अंदर जिसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? अट्रैक्टिव कलर्स यानी कि चटकीले, चटकदार या चमकीले रंग प्रोवाइड करवाता है। किनको? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स को क्या करवाता है? रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट दिया गया है, आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं समझना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनका हरा कलर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट,
ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी बायोप्लास्ट, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसी के कारण क्या होता है, जो पत्तियां या पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? वो हरे कलर के होते हैं। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक सवाल और बता देता हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। और उस क्लोरोफिल पिगमेंट का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, पीछे एग्जाम्स में भी पूछा गया है और आता ही है ये सवाल कि जो क्लोरोफिल है उसका मेन एलिमेंट क्या है। तो जो क्लोरोफिल है उसका मेन एलिमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, जिसको बोला जाता है Mg। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट है। और क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और वीडियो को पूरी कंप्लीट देखने के बाद कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे आपको वीडियोस मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो प्लांट है, ये देखो ये प्लांट सेल है, इसकी जो सेल वॉल है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका बना होता है? मेड ऑफ। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट और ऑप्शन डी लिपिड। तो जो प्लांट का सेल वॉल है वो किसका बना होता है? वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये प्लांट का बाहर वाला मटेरियल या आवरण है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। जो प्लांट होगा उसमें सेल वॉल कहा जाएगा और जो एनिमल होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। सेल वॉल होती है वो, उसमें से कोई भी चीज़ अंदर या बाहर नहीं आ जा सकती, जबकि सेल मेम्ब्रेन में से कुछ अंदर जा सकती है और कुछ बाहर आ सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो जंतुओं के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, जीव जंतुओं के अंदर, वो मेम्ब्रेन कहलाती है और वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड लिपिड और ऑप्शन सी वाटर और ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली जो लेयर होती है, चाहे वो अंदर से ले लो या बाहर से ले लो, वो प्रोटीन की होती है और फिर उसके बाद में लिपिड होता है और फिर उसके बाद में वापस से प्रोटीन होता है। तो एक तरीके से बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रोटीन होता है और बीच में जो लेयर होती है वो किसकी होती है? लिपिड की होती है। किसकी होती है? लिपिड की होती है। ये देखिए ये एनिमल सेल है, इसके अंदर ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस दिया गया है आपको और ये जो आउटर लेयर है ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में तो क्या होता है कि कोशिका से बाहर और कोशिका से अंदर कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ जा सकती हैं, लेकिन जो सेल वॉल होती है उसमें ना तो कुछ बाहर जा सकता है सेल से, ना ही कुछ सेल के अंदर आ सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लांट सेल किचन इज कॉल्ड, यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसका किचन किसको कहते हैं? या पादप जो कोशिका होती है उसका रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड। जो सेल का किचन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, जो प्लांट सेल का किचन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। अब इसको क्यों कहते हैं किचन? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट और ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? पौधे अपना खाना या भोजन बनाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल किचन कहते हैं। तो जो सेल किचन है वो किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन बनाने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ ए सेल इज कॉल्ड,
यानी कि जो सेल होता है उसमें प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है, प्रोटीन कहाँ पर बनती है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है, राइबोसोम में होती है। और राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, पेलेडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि पेलेडे नामक साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। तो ये देखो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल ब्रेन इज कॉल्ड विच सेल पार्ट, यानी कि जो सेल ब्रेन होता है वो कोशिका के या सेल के कौन से पार्ट को कहा जाता है। तो जो सेल ब्रेन है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है न्यूक्लियस को। किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी फंक्शनल वर्क होती है, सेल की जितने भी फंक्शनल वर्क होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जो फंक्शनल यूनिट होती है, ये जितने भी फंक्शनल वर्क होते हैं उन सबको ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल का ब्रेन या कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल डिस्कवर हुई थी, कोशिका डिस्कवर हुई थी, उसके बाद में केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी वोल्टेयर और ऑप्शन डी क्रिक। तो जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर्ड किया था। अब पहले से ये समझा देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो ये सेल है, सेल के जो अंदर है ना जालीनुमा संरचना पाई जाती है, ये नलिकाएं हैं, ये जालीनुमा संरचना पाई जाती है। ये सेल को प्रोटेक्शन देती हैं और उसको बेस देती है, उसको ढांचा प्रदान करती है, इसीलिए इसको एक तरीके से मजबूती देती है और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसकी डिस्कवर किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी पोर्टर ने। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की, तो आपको जवाब हो जाएगा पोर्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल को मजबूती या ढांचा कौन प्रदान करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको ढांचा प्रदान करता है। ये नलिकानुमा संरचना होती है कोशिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल बिसाइड्स न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल होती है उसमें डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीन लोब्स, ऑप्शन सी नियोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियन और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो जो डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट आर द स्पेशल फंक्शन सेल ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि जो सेल्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी प्लास्टिड। जो सेल्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेल्स का जो ग्रुप होता है, स्पेशल फंक्शन जिसका होता है और जो सेल्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी अकर इन द सेल एट, यानी कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी लेवेज और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियन। तो जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियन में। माइटोकॉन्ड्रियन में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है और उसी के दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार से ऊर्जा होती है जो सेल्स को चलाने में या कोशिका को चलाने में जरूरी होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि कोशिका के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया और ऑप्शन डी फिबुला। तो जो फीमर होती है, ये देखिए ये वाली हड्डी, अपने शरीर की जो जांग वाली हड्डी होती है घुटने से लगाकर वहाँ तक, ये कौन सी हड्डी होती है, फीमर हड्डी होती है। और ये लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोला जाता है इसको। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, टीबिया और फिबुला। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज।
स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। देखिए ये कान की संरचना है, ये बाहरी संरचना है और ये अंदर वाली संरचना है। तो ये यहाँ पर ये ब्लैक सा जो दिख रहा है ये क्या है? ये स्टेपीज हड्डी है। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज बोन है। तो सबसे छोटी कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डीएनए फाउंड इन द सेल, यानी कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर कहाँ पर पाया जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था कि न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर पाया जाता है, जबकि क्वेश्चन थोड़ा ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था और वो बाद में आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ समझ लो कि वेयर इज द डीएनए फाउंड इन द सेल। तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोजोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी, व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड, यानी कि जो अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैरियोलॉजी। क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर बार, क्योंकि साइटोलॉजी तो सबको पता होता है लेकिन कैरियोलॉजी किसी को पता नहीं होता। तो जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has used the term protoplasm? Who has used the term protoplasm first? यानी कि जो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को, वर्ड को यूज किया था वो किसने किया था? किस साइंटिस्ट ने किया था? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी वाटसन, सी किक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अब एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। देखो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा ये जो लंबी लंबी संरचनाएं दिख रही है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करती है? सेल को ढांचा प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये अदर पार्टिकल्स है या अदर सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक सेमी लिक्विड में तैर रहे होते हैं, ये एक सेमी लिक्विड में तैर रहे होते हैं। तो एक तो ये पूरा भाग और एक ये न्यूक्लियस, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। और जो लाइफ का फिजिकल बेस है वो यही है। वो लाइफ का फिजिकल बेस क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु सेड द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग। अभी मैंने बताया था कि ये जो लाइफ है इसका फिजिकल बेस क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो ये बात सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी वाटसन, सी किक एंड डी हेक्सले। तो जो हेक्सले नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेस होता है, लाइफ का फिजिकल बेस होता है। क्या होता है? लाइफ का फिजिकल बेस होता है कि यानी कि जो पूरी लाइफ होती है वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है प्रोटोप्लाज्म पर। कैसे? क्योंकि जो एक लिविंग लाइफ होती है या एक लिविंग पार्टिकल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग मिलकर बना होता है, एक सेल से बना होता है। और एक जो सेल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस के अलावा जो अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है सेल और दूसरा है सेल के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, सेमी लिक्विड फ्लूइड भी आ गया, सेल वॉल भी आ गई, सेल मेम्ब्रेन भी आ गई, ये सब कुछ आ गया। तो इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि आगे इंग्लिश मीडियम की वीडियोस और बनानी है। ठीक है? तो इतना सा सहयोग आप करना, इतना मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप करोगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। वो डिस्कवर्ड लाइसोसोम, यानी कि जो सुसाइड बैग है जिसको लाइसोसोम भी बोला जाता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन ए क्रिस्टीन डी डू, ऑप्शन बी वाटसन, सी किक और ऑप्शन डी हेक्सले। तो जो लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? क्रिस्टीन डी डूव ने की थी। क्रिस्टीन डी डूव ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। तो ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन 35 क्वेश्चंस को अगर जो स्टूडेंट कंप्लीट कर लेगा, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो कंप्लीट लिख के दे सकता हूँ कि मैं हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि जो पूरी बायोलॉजी है उसका मेन बेस ही सेल है, कोशिका है। तो सेल में से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका नीट का ले लो, चाहे आपका जेट, ICR, BHU, PAT, UP के टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप,
इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जितने भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी जो साइंस का पार्ट होता है उसमें इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई हो तो इसको 2 बार देख लेना, लेकिन वीडियो को ढंग से देखना। और उसके बाद में एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, आगे इंग्लिश मीडियम की वीडियोज़ नहीं आ पाएगी। इसलिए इसको इतना लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।